13.4 शुरू करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 13.4 के 30 क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। जो एक जैसे क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, जैसा कि इसमें कहा गया है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए और कर्वेचर निकालिए फॉर द प्लेन कर्व जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है। 1 to 4 हमें इस तरह का आर गिवन है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले आर का डेरिवेटिव लेना होगा। आर का हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। फिर यहाँ आके आप नोटिस करेंगे कि टी स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास टी मॉड के इक्वल है। अब आप इसको ब्लाइंडली टी नहीं लिख सकते हैं, आपको सबसे पहले देखना होगा टी पे कोई कंडीशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारे पास टी पे कंडीशन है वो टी पे ये कंडीशन है कि टी इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो टी मॉड हमारे पास टी के इक्वल होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया होता कि टी लेस देन 0 तो ये टी मॉड माइनस टी हो जाता, फिर ये टी नहीं होगा। बाय डेफिनेशन हमने चलना होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे ताकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमें मिल जाए। वो हमने निकाल लिया यहाँ पर और ये इसका आंसर आ गया है। इसी तरह से अब आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर की तरफ जाएंगे। टी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो वो 1 होगा और यूनिट नॉर्मल निकालने, प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल कह दीजिए या यूनिट नॉर्मल वेक्टर कह दीजिए, वो निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी टी और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो हमें यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक, फिर आप थियोरेटिकली देखेंगे कि कर्वेचर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। कर्वेचर निकालने के लिए वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे। और यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 था, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास टी था बेसिकली, ये टी था, आपको याद है कि ये टी था। और इसी तरह डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 था। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, 1/t हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी होगी वो ये है कि कर्वेचर हमारे पास फंक्शन ऑफ टी हुआ करता है। कर्वेचर इज अ फंक्शन ऑफ टी, 1/t। ये डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में हमें गिवन हो कि फंक्शन डिपेंड कर रहा है x पे, तब वहाँ कर्वेचर फंक्शन होगा x का। अदरवाइज ये जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये उसका फंक्शन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्वेचर आपके पास फंक्शन ऑफ t है। ओके, फंक्शन ऑफ t है। अब देखिए, ये याद रखिए कि कर्वेचर नंबर होता है ज़रूर, लेकिन वो तब आता है जब t में उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। t फॉर एग्जांपल 2 पुट कीजिए तो 1/2 हमें मिल जाएगा। यानी कि t जब 2 है उस लोकेशन पे कर्वेचर 0.5 है। जब कर्वेचर हमारे पास t की वैल्यू 3 है तो कर्वेचर हमारे पास होगा 1/3 यानी कि 0.3। कर्वेचर की वैल्यू कम हो रही है। ओके, तो ये हमने याद रखना है, इसमें हम बाद में भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक एक जैसे क्वेश्चन है, यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। तो आप आई होप के खुद प्रैक्टिस कीजिए और इसे आप सॉल्व कर सकेंगे 1 से 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5A में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5A में हमसे पूछा गया है कि पैरामीटराइजेशन किसी आर की वो ये है। सीखा हुआ है पैरामीटराइजेशन थ्योरेटिकली, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। हमने सीखा है कि जो पैरामीटराइजेशन है वो ऐसे यूनिक नहीं होती और वो किसी तरह से भी लिखी जा सकती है, तो ये पैरामीटराइजेशन है। अब आपने क्या करना है
कि आपने इसको डिराइव करना है। ये फार्मूला हमने डिराइव करना है, बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि जब हमारे पास कोई आर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन हो, आर हमें ऐसे गिवन हो, तो उसका कर्वेचर अगर आपने फाइंड करना होगा तो वो आपके पास ये फार्मूला होगा। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब आप देखिए कि क्या होगा। आपको याद होगा कि कर्वेचर कर्वेचर जो है ये इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड टी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है कि जब टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो कर्वेचर इज अ फंक्शन ऑफ टी। लेकिन यहाँ पर अगर आप पैरामीटराइजेशन देखें, ये x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x है और हमारे पास हर जगह पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि कर्वेचर आपका फंक्शन होगा x का। और यहाँ पर भी जब अब वेलोसिटी वेक्टर तो ये नहीं बनेगा, ये कोई जनरल वेक्टर बनेगा जो कि फंक्शन है x का। और यहाँ पर आ जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एक्स। तो आपका फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा और यहाँ आता थीटा आई प्लस एफ ऑफ थीटा जे, तो हम क्या कर रहे होते कि हम अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे होते। हम इसको लिखते थीटा और डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी थीटा का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हर दफा आपका फार्मूला इस तरह से नहीं होगा। आपके टीचर आपका ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटराइजेशन आपको दे सकते हैं और आपको फार्मूला जो है वो चेंज करना होगा। ये बेसिक फार्मूला है जो हमने सीखा है। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारा फार्मूला जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो ये हो जाएगा, यानी कि ये हमें चाहिए। कर्वेचर जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तमाम मैग्नीट्यूड आप लगाना ना भूलिएगा, कहीं पे भी मैग्नीट्यूड आपने लाजमी लगाना है। गिवन है हमें ये पैरामीटराइजेशन गिवन है। पैरामीटराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने आर को किसी और तरीके से लिखा है। आर आप ऐसे लिखते हैं आमतौर पे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूं। आर आप ऐसे लिखते हैं, आर ऑफ टी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे, ऐसे लिखते हैं आर। लेकिन आप जब पैरामीटराइजेशन करते हैं तो शायद ये एस में चला जाता है, शायद ये एक्स में चला जाता है, शायद ये किसी थीटा में चला जाता है। पैरामीटराइजेशन इसको कहते हैं। आप टी पैरामीटर से कहीं और चले जाते हैं। तो आप ये एज्यूम कीजिए कि आर यहाँ था, हमने इसकी पैरामीटराइजेशन एज्यूम किया है कि ये है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए डी आर बाई डी एक्स चाहिए। डी आर बाई डी एक्स आप निकाल लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने के बाद आप टी यूनिट वेक्टर जब चाहिए होगा तो डी आर बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो टी यूनिट वेक्टर हमें मिल गया। अब थोड़ा सा यहाँ आप चेंज क्या देख रहे हैं? आप चेंज ये देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन आपके पास था टी में, जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो वो टी में था। आर इज ए फंक्शन ऑफ टी, तो टी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको डी आर बाई डी टी और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि फंक्शन है x में तो टी यूनिट वेक्टर उसी तरीके से निकलेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि डी आर बाई डी एक्स और डी आर बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड आप देख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने सीख लिया टी यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। जो जो क्वांटिटीज इस फार्मूले में हमें चाहिए होंगी वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे। टी यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब टी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप देखेंगे, ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसको आप खुद से वेरीफाई करेंगे, मैंने ये सॉल्व किया है यहाँ पर। आप इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं डिटेल्स। और डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी एक्स, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं फाइनल रिजल्ट पे चला जाऊंगा। फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आप आ जाएंगे। जब यहाँ पर आप पहुंच गए, इस स्टेप पे जब हम पहुंच गए हैं तो हमने अब इस डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
ओके। और जब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन इसका आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आया, अभी क्वेश्चन हल नहीं हुआ है। कर्वेचर का हमने फार्मूला देखा था डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपने देखा था कि वी वेलोसिटी वेक्टर तो इस दफ़ा नहीं बनेगा। आप कह दें कि वी वेक्टर कोई वेक्टर है, वो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड। इसको आप इस तरह से लिखेंगे। मैग्नीट्यूड दोबारा देख लीजिए, ऊपर हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू पुट कर दें और इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर दें कर्वेचर को। तो ये बड़ा फेमस फार्मूला है जो कि कर्वेचर के लिए हम देखते हैं। जब भी क्वेश्चन आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन हो, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हमें गिवन हो, या y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन हो, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी और डी टी और यहाँ पर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हम नहीं यूज कर पाएंगे। ओके, फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। ओके, ये अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है और ये फार्मूला वैलिड है जब आपका क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज जो बी है इसका 5 का पार्ट बी, वो आपको मैं एज एक्सरसाइज दे रहा हूँ। सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। सी पार्ट को मैं आपके सामने रख देता हूँ। सी पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। इस शो दैट द कर्वेचर इज जीरो एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पता होना चाहिए। कैलकुलस 1 में आपने सीखा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। मैं यहाँ एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलकुलस 1 या सिंगल वेरिएबल कैलकुलस जिसे आमतौर पे हम कहते हैं, हमारे पास अगर कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल कोई पैराबोला है, तो पैराबोला की जो कनकेविटी जहाँ पर चेंज होती है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इस तरह से कर्व है। अब यहाँ पर इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है, ये कनकेव अप है और यहाँ से ये कनकेव डाउन है। जहाँ पर कनकेविटी चेंज होती है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने सीखा है कि वहाँ पर एफ डबल डैश एक्स हमारे पास जीरो होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सी जगह होती है? वो जगह होती है जहाँ कनकेविटी चेंज होती है। ओके, अगर ये पैराबोला हो तो यहाँ कोई कनकेविटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि थ्रू आउट कनकेव अप है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जैसे साइनोसाइडल वेव होती है, साइन वेव होती है, यहाँ पर अब यहाँ कनकेव डाउन है, लेकिन यहाँ आके एकदम से कनकेव अप होना, यानी ये पॉइंट तो वो होगा जहाँ पर एफ डबल डैश एक्स हमारे पास जीरो होगा। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है इसका ताल्लुक कनकेविटी से हुआ करता है, ये आप याद रखिए। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सी जगह होगी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो जगह होगी जहां पर एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा। अब इस फार्मूले को आप देखिए। इस फार्मूले में अगर हम एफ डबल डैश को जीरो कर दें, क्वेश्चन में यही कहा है इसने कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कर्वेचर जीरो होता है। जब ये जीरो हो जाएगा तो कर्वेचर किसके इक्वल हो जाएगा? कर्वेचर हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये हमारे पास कर्वेचर जीरो आ जाएगा। ओके, ये कर्वेचर हमारे पास जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6A। अब ये एक और हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आर जो है एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे है, और एक्स एफ ऑफ टी है और वाई हमारे पास जी ऑफ टी है। तो इस केस में जो कर्वेचर का फार्मूला है वो ये बनेगा। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि हमारे पास अगर आर ऐसा हो, कॉस टी आई प्लस साइन टी जे, और आपको कहा जाए कर्वेचर फाइंड करें, तो एक हल तो ये है कि आप डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही आप फाइंड करेंगे। लेकिन एक हल इसने इस क्वेश्चन में ये बताया है कि कर्वेचर अगर फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला भी आप डिराइव करें और यूज कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला भी वैलिड फार्मूला है। दोनों से आंसर सेम आएगा आपका। ठीक, तो ये जो एक्स डॉट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स बाय डी टी, और एक्स डबल डॉट का मतलब है दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर।
तो हम इसको फार्मूला हमने डिराइव करना है बेसिकली। इसने कहा है कि ये फार्मूला यूज करें, लेकिन ये फार्मूला हमने डिराइव करना है। यहाँ से आर हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, आर को हम वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ टी एक्स होगा, जी ऑफ टी वाई होगा। वेलोसिटी हमारे वी हमारे पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी एक्स डॉट वाई डॉट, ये आएगा। मैग्नीट्यूड ले लीजिए। फिर इस तरह से आप टी यूनिट वेक्टर देख लीजिए, ये आपको निकालना होगा। ये तमाम आप निकाल सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये तमाम वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेसिकली। सिंप्लीफाई करने के बाद मैग्नीट्यूड ले लिया और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये हमारे पास होगा डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फार्मूला सेम ही रहेगा, आप देख रहे हैं हर जगह फार्मूला वही रहेगा, उसको हम उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कर्वेचर का फार्मूला होता है। इस केस में हम ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट की स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो ये हमारे पास इसमें ये मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का पॉजिटिव आंसर होगा तो ये आपस में एड अप हो जाएंगे और ये हमें कर्वेचर यहाँ से मिल जाएगा। कर्वेचर इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7A। इसमें पूछा गया है कि n और -n, उसने गिवन हमें बताया है कि n हमारे पास ये है और -n ये है और ये दोनों नॉर्मल है टू दी कर्व। ये कर्व होगा एट द पॉइंट f ऑफ t g ऑफ t, इस पे ये नॉर्मल है। तो ये हम कैसे शो करेंगे? ये नॉर्मल है, इसको आप देखिए, हमारे पास r गिवन है, इसका v जब हम लेंगे तो डेरिवेटिव ले लेंगे और जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं एट द पॉइंट, हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व पे v वेक्टर ऐसे होता है, नॉर्मल ऐसे होता है। नॉर्मल और नॉर्मल वेक्टर जो है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है, एक यूनिट नॉर्मल होता है। यहाँ पर हम नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर है तो ये अगर v के हमारे पास 90 डिग्री है तो इसे हम ऐसे कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा -n। और अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 आंसर आना चाहिए, तब वो v और यानी कि n को अगर शो करना है कि वो नॉर्मल है तो आप वेक्टर v से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप देख लीजिएगा डिटेल इसकी, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है n अगर v के नॉर्मल दोनों ऑर्थोगोनल है, यानी कि वो 0 आंसर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो आपस में 90 डिग्री पे है। -n जो हमें गिवन है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट आप v से ले रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है इसका मतलब है कि n भी नॉर्मल है और -n भी नॉर्मल है। और उसकी लॉजिक ये हमारे पास है कि कर्व है, कर्व पे दो नॉर्मल हुआ करते हैं, एक कनकेव साइड पे होता है, यानी कनकेविटी जिस साइड पे होती है, जो दूसरा नॉर्मल होता है वो -n हमारे पास होगा। क्वेश्चन 9 से 16 तक आप इसकी डिटेल खुद से देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? यानी कि क्वेश्चन 1 जैसे हमने देखा था, उसमें टी एन और कर्वेचर निकालना था, लेकिन स्पेस कर्व्स के लिए आपने ये टी एन और कैपा वगैरह को निकालना है। वहां पर प्लेन कर्व थी, इन प्लेन कर्व में क्या होता है कि सिर्फ आई और जे आ रहा होता है, स्पेस कर्व में के भी आता है। तो डिटेल सारी सेम है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और इसका आंसर आप खुद से देख सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई हमारे पास एरर हो तो वो खुद, आई होप कि कोई एरर नहीं है, हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में या 4 में आ रहा था इस एक्सरसाइज के शुरू में। तो ये कर्वेचर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यूज द फार्मूला डिराइव्ड इन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमने जो आज फार्मूला डिराइव किया है, अभी डिराइव किया है, वो यूज करें और y = x² का आप कर्वेचर निकालिए। यानी कि ये पैराबोला है जिसका कर्वेचर निकालना है
और इसकी जो डोमेन है वो -2 से 2 तक है, यानी कि कोई -2 से 2 तक एक पैराबोला है और -2 से 2 तक ये हमारे पास एक जो है कर्वेचर हमने निकालना होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ डैश निकालिए, एफ डबल डैश निकालिए और ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें यहाँ पर। हाँ, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस तरह से आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, जब ये वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे तो फिर आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। ये कर्वेचर आपने निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इस मरतबा जो कर्वेचर है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। इसका मतलब है आप इसे प्लॉट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज करें तो आपको ये प्लॉट मिल रहा होगा। एक्चुअल पैराबोला ये था हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो हमने कर्वेचर निकाला है वो हमारे पास ये है, जो कि कैपा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि जो कर्वेचर है ये कहाँ पर मैक्सिमम है इस पैराबोला पे। हमारे पास ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और इस पे ये कर्वेचर है। आप इस कर्वेचर को देखिए कहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है हमारे पास, यहाँ पर मैक्सिमम है, यानी कि ये यहाँ पर मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि कर्व में जो मैक्सिमम जगह है वो ये वाली होगी। ये यहाँ पर कर्वेचर बेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पर बेंडिंग इतनी नहीं है, यानी वॉक करते हुए अगर यहाँ आप जाएंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अगर कोई गाड़ी ड्राइव हो रही है तो यहाँ पर वो मुश्किल होगी ड्राइव करने में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इन क्वेश्चंस में। इसी तरह से 25 क्वेश्चन है, आपने इसे सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइनोसाइडल वेव है, कर्वेचर आप निकालेंगे। याद रख लें जब भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा आप, ये फार्मूला, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं फाइंड कर सकेंगे, आंसर नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो हमारे पास ये y आ गया, फिर एफ डैश आ गया, एफ डबल डैश चाहिए हमें, तो ये क्वेश्चन आ गया। इसका सोल्यूशन आ गया कर्वेचर का। कर्वेचर का सोल्यूशन जब आया है तो इसको जब हम साइमल्टेनियसली प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्चुअल हमारे पास एक y इज इक्वल टू साइन एक्स था और इसके साथ ये हमारे पास कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस से ये ऊपर रह रहा है। तो अगर आप देखें मैक्सिमम कर्वेचर कहाँ पर है, वो मैक्सिमम कर्वेचर वाली जगह ये वाली है, मैक्सिमम कर्वेचर, क्योंकि आपका और ये यहाँ पर होगा, कर्व में यहाँ पर होगा, मैक्सिमम कर्वेचर यहाँ पर है और ये कर्व में यहाँ पर होगा। इसी तरह से मैक्सिमम कर्वेचर दूसरे पोर्शन में वो यहाँ पर है, एक्चुअल कर्व में वो बेंडिंग यहाँ ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बेंडिंग यहाँ पर होगी। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन 27 से 28 तक पूछा गया है कि बताइए कि मैक्सिमम कर्वेचर फॉर द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन कहाँ पर होगा। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। फार्मूला दोबारा से आपको ये वाला अप्लाई करना है क्योंकि ये एक्स में गिवन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कर्वेचर आप निकाल लीजिएगा, ये आ गया। अब जब आपके पास एक फंक्शन होता है, आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें कहा जाता है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम उस फंक्शन का निकालें, तो आपको याद है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला करते थे। कैपर डैश को आपने ज़ीरो रखना होगा, फिर आपने एक पॉइंट जब मिल जाएगा उसके लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या है, राइट साइड पे कैपर डैश क्या है, ग्रेटर है, कैपर डैश लेस है, कैपर डैश लेस है या कैपर डैश ग्रेटर देन जीरो, कोई फंक्शन ग्रेटर है या लेस है, तो फिर आप बताते थे कि वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कैपर डैश आ जाएगा, तरह से हमारे पास आ जाएगा। क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट के लिए कैपर डैश को जीरो कर देंगे और यहाँ से आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, यानी हम इसको जो है 1/√2 हम ये वैल्यू
ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो यहाँ से आप इसको जैसे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में देखा करते थे कि आप कैपा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो देखने के लिए आप इसको उस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देखेंगे, कोई सा पॉइंट ले लेंगे, ये 1/√2 है, लेफ्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो कैपा डैश ग्रेटर देन 0 होगा, और जब राइट साइड पे देखेंगे तो कैपा डैश इज लेस देन 0 हमारे पास होगा। तो इसका मतलब है कि जब पॉइंट से उस एक्स से लेफ्ट साइड पे कैपा डैश इंक्रीजिंग है, उसके बाद पॉइंट के बाद वो डिक्रीजिंग है, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही होगी, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट बनता है। अगर पहले डिक्रीज कर रहा होता और फिर पॉइंट के बाद इंक्रीज कर रहा होता तो ये मिनिमम पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो हमारे पास ये वाली बन रही है, और आप ये पॉइंट निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आंसर मिल रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये हमारे पास होगी कर्वेचर की। 28 इसी तरह का क्वेश्चन है, आप खुद इसको देख लीजिएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन -1 है, कर्वेचर निकालिए। उसी तरह से मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम आप देखने के लिए पॉइंट निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट साइड पे देखिए कि कैपा डैश क्या है, राइट साइड पे देखिए कैपा डैश क्या है, और फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 29 में कहा गया है कि शो दैट द सेंटर ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल, वो सर्कल जो कि टी और एन बना रहा होता है, टी और एन में एक ऑस्कुलेटिंग सर्कल कर्व के अलॉन्ग होता है, जो हमने थ्योरेटिकल देखा भी था कि हमारे पास कोई भी कर्व हो, पैराबोला है, तो यहाँ पर इस तरह से हर जगह पे आप एक सर्कल बना सकते हैं, इसको ऑस्कुलेटिंग सर्कल कहते हैं। तो ये हमारे पास है फॉर द पैराबोला एट द पॉइंट ए इज लोकेटेड एट दिस। तो हमने ये शो करना है कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल का सेंटर है वो लोकेट करता है -4a³ और इस जगह पे वो लोकेट कर रहा है, और a जो a² है ये किसी हमारे इस कर्व पे किसी जगह पे है, a² है, और यहाँ कोई सर्कल बन रहा है और उसका सेंटर हमने ये बताना है कि ये इसका सेंटर होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक नई चीज़ यहाँ ये करनी होगी कि आपने पैरामीटराइज कर देना है y = x² को, और ये फार्मूला होगा जो आपने अप्लाई करना है। p निकाल लीजिए, t यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, फिर इसके बाद t = a पे आप dt यूनिट वेक्टर बाई dt निकाल लीजिए, कर्वेचर a पे निकाल लें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो आपको याद होगा कि हमने एक थ्योरेटिकली ये देखा था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर के, कर्वेचर ऑफ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। तो अब हम ये हमने तो रो निकाल लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब करना क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए कि आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करें, क्या वाकई वो हमारे पास रेडियस ही आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस आ गया ना, ये हमारे पास रेडियस है। तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा, और आप देख रहे हैं कि ये वही आंसर है जो कि यहाँ से हमें मिल रहा है, रो से हमें मिल रहा है। ओके, और अब आपने देखना ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि सेंटर यही बन रहा है, इसके बाद देखना है कि जो लाइन इसमें से पास कर रही है और जो लाइन यहाँ पर है, ये नॉर्मल लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये क्या आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट्स का स्लोप ले लेते हैं। जब भी आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है दो पॉइंट्स अगर आपके पास हो x2 y2, तो आप यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। ये स्लोप आप फाइंड कर लेंगे तो ये स्लोप हमें मिल जाएगी -1/a। लेकिन ये अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, आप एक्चुअल जो स्लोप है वो देखिए, हमारे पास फंक्शन था y =
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, यानी कि जब इसको x इज इक्वल टू ए पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 2a। तो स्लोप हमारे पास क्या थी 2a। जब -1/2a देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये स्लोप, ये जो है नॉर्मल की स्लोप है। आपको पता है स्लोप m1 m2 -1 m1 m2 -1 होते हैं। तो हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल भी है और नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में 90 डिग्री पे हैं और ये वाकई ही जो लाइन नॉर्मल लाइन है वो सेंटर से पास कर रही है। उसकी डिटेल यहाँ पर लिख दी गई है। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन रह गया। आखिरी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, फाइंड ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल और x इज इक्वल टू 1 पे। पैरामीटराइजेशन हमने फाइंड करनी है। फाइंड ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल फॉर द पैराबोला। एक्सरसाइज 29 से हम एक्सरसाइज 29 को यूज करेंगे। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जाहिर बात है आपको पहले 29 को या तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके एग्जाम में, तो आप इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 1 तो सेंटर ये हो जाएगा। आपने क्या करना है कि जो आपको सेंटर यहाँ पर गिवन है -4a³, ये अगर गिवन होगा तो a की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। और इसका रेडियस आप निकाल लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से। और आपको पता है कि हमारे पास पैरामीटराइजेशन का ये फार्मूला होगा, पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल ये होगा, और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर दें। x0 हमारे पास है -4, ये इसका सेंटर हो जाता है। और 7/2 हमारे पास इसका दूसरा सेंटर y कोऑर्डिनेट है। ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको ऑस्कुलेटिंग सर्कल की पैरामीटराइजेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। सिर्फ हमने जो सॉल्व नहीं किए हैं वो एंड पे अगर आप देखिएगा बुक में कंप्यूटर एक्सप्लोरेशन के नाम से हैं, हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चंस, थ्योरी एंड एग्जांपल्स, तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।